नमस्कार दोस्तों, गौर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है वो कराएंगे आपको रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब आपको हमारे चैनल पे कंटेंट इसका अवेलेबल होगा। ठीक है। आज हम जो अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं वीडियो की, वो हम कर रहे हैं इतिहास से। ठीक है। हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे और इंडियन हिस्ट्री जो कि पेपर में आती है, सीपीओ में, सीजीएल में, केवीएस में, डीएसएसबी बोर्ड में, जितने एग्ज़ाम में कंपटीशन है, जितने एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब के, एवरी एग्ज़ाम में आपको ये हमारे से जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सब कुछ मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भारत का इतिहास क्या है, कैसा इसका उद्भव हुआ और क्या क्या इसकी विशेषताएं, कितने इसके भाग हैं। तो जो भारत का इतिहास है, इसको इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, यानी अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा प्राचीन भारत। ठीक है। प्राचीन भारत को समझने के लिए, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्राचीन भारत को अच्छी प्रकार से समझने के लिए इसको 3 प्रकार में बांटा गया कि प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके स्तोत्र क्या हैं। तो पहला स्तोत्र पुरातात्विक स्तोत्र, दूसरा साहित्य स्त्रोत, तीसरा विदेशियों का विवरण। ठीक है। प्राचीन भारत, इन तीनों स्तोत्रों के द्वारा हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। पुरातात्विक स्तोत्र में क्या आता है? सबसे पहले पुरातात्विक स्तोत्र, उसमें आता है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस का अर्थ है पत्थर, धातु, चट्टानों, मिट्टी, बर्तनों जैसी कठोर सतह पर उकेरे गए लेख। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए इन्हें सबसे विश्वसनीय स्तोत्र माना गया, क्योंकि इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता था। ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन होते थे, अभिलेख होते थे, वो किस पर लिखे जाते थे? वो पत्थर पर लिखे जाते थे, धातु पर लिखे जाते थे, चट्टानों पर उकेरे जाते थे। क्यों उकेरे जाते थे? उनका मकसद क्या था उस पर उकेरने का? उनका मकसद था कि इन लेखों को कोई मिटा ना जा सके, मतलब कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, कोई उन्हें मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है। अभिलेखों का महत्व क्या था वो पढ़ते हैं। अभिलेखों का महत्व, अभिलेखों के माध्यम से हम उस समय के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की सटीक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक प्रमाण, ये राजाओं के नाम, उनकी वंशावली और शासनकाल की तिथियों की पुष्टि करते हैं। हम अभिलेखों के द्वारा जो राजा थे उनके नाम पता चलते हैं, क्योंकि राजा उसको गढ़वाते थे, अभिलेख पर लिखवाते थे उनकी वंशावली, उनका वंश कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला। ठीक है। और उन्होंने किस राजा ने कितने समय तक अपने देश पर शासन किया, उन तिथियों की भी पुष्टि हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है। विस्तार की जानकारी, माफ़ कीजिएगा, जो विस्तार की जानकारी। ठीक है। जहाँ जहाँ अभिलेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि राजा के साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक थीं। अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि किसी देश की सीमाएं कहाँ तक थीं, यानी उस देश में उस समय राजा जो था वो कहाँ से कहाँ तक शासन करता था, उसकी सीमाएं कहाँ तक थीं। इसकी जानकारी भी हमें किससे पता चलती है? अभिलेखों से पता चलती है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब धार्मिक और सामाजिक नियम। राजा अक्सर अपने आदेश, नैतिक नियम अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे। जो धार्मिक और सामाजिक नियम है, यानी राजा को कोई धार्मिक नियम या सामाजिक नियम कोई पालन करवाना था, कोई अपना कानून बताना था कि आज से मेरे देश में ये कानून लगेगा, इस देश में ये धार्मिक रीति रिवाज हैं, ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये हमारे नियम है सरकार के, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। जस्ट लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसे ही उनके नियम होते थे राजाओं के, देश के जनता को बताने के लिए। तो राजा इन अभिलेखों के द्वारा अपने आदेश और नैतिक नियमों को जनता तक पहुंचा देते थे, लिखवा कर किसी अभिलेख पर रखवा देते थे। ठीक है। आइए, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं अभिलेख। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है। कौन कौन से? पहला शिलालेख, जो कि बड़ी चट्टानों पत्थरों पर उकेरे गए लेख को शिलालेख कहते हैं। रॉक एडिक्ट्स, क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख। ठीक है। फिर दूसरे आते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, पत्थरों के लंबे खंभों पर खोदे हुए लेख, जैसे अशोक के स्तंभ।
जैसे लंबा कोई पत्थर है, जो लंबे लंबे स्तंभ होते हैं जिन्हें पिलर कहते हैं, उन पर राजा अपने लेख लिखवा दिए करते थे। उदाहरण क्या है? अशोक के स्तंभ। तीसरा, ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स। तांबे की प्लेटों पर लिखे गए लेख जो अक्सर भूमि दान के दस्तावेजों के रूप में उपयोग किए जाते थे। यानी ताम्रपत्र जो होते थे, जो तांबे की प्लेटों पर लिखे जाते थे लेख, उन्हें अक्सर भूमि दान के दस्तावेजों के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये तीसरा अभिलेख हुआ। चौथा है गुहा लेख, जो गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए लेख को गुहा लेख कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के लेख आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ भारत के प्रमुख अभिलेखों की सूची और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। पहला आता है हमारे अशोक के अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो हमारी वीडियो में कमी है या हम कुछ और कैसे बेहतर कर सकते हैं आप हमें बताइएगा, और आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बताइएगा, हम उसको ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सम्राट अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा से संवाद किया। आपके पेपर में प्रश्न आया कि कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से सीधा संवाद किया? तो अशोक सम्राट, याद रखिएगा, पेपर में आएगा। अच्छा, लिपि क्या थी उनकी? लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये उनकी लिपियां थी। ठीक है, महत्व क्या है? महत्व देखते हैं। इन अभिलेखों में अशोक के दंभ, कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन और लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध, कलिंग ओडिशा में स्थित है। कलिंग जो पहले का कलिंग था, आज का वो ओडिशा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलिंग में युद्ध हुआ था अशोक का। ठीक है, और इसके युद्ध के बाद जब ये सम्राट अशोक जीत गए थे तो उनके हृदय में परिवर्तन आ गया और लोक कल्याणकारी कार्य किए। तो उनका जो अब वर्णन है, उनका जो, तथा एक कई तरीके से कहें तो पूरा वर्णन दिया गया है, वो उनके अभिलेखों में दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने धम्म की स्थापना करी, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी लिपियाँ थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा प्रश्न वाला। मास्की और गुर्जर अभिलेख में इनमें स्पष्ट रूप से उनका नाम अशोक को लिखा जाता है, जबकि अन्य में उन्हें देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। आपसे पूछे पेपर में आए कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, आप लिख दीजिएगा मास्की में लिखा गया है जी। अच्छा, और किसी में लिखा गया? हाँ जी, हाँ जी, गुर्जरा में लिखा गया है जी। क्या है दोनों? ये अभिलेख हैं जी। इन दोनों में क्या मिलता है जी? अशोक का नाम अशोक मिलता है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और अन्य में क्या किया गया? अन्य में उन्हें देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। अन्य अभिलेखों में उन्हें देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा अभिलेख है हमारा प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? हरिशेन ने। देखिए, आप मेरे साथ बोलते रहिए, आप बोलते रहेंगे ना, आपको याद होता रहेगा। आप मेरे इस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा, आपको माइंड में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बस पढ़ते चले जाना है आपको, पेपर में आपके आंसर करेक्ट होते चले जाएंगे। आप पढ़ते जाइए, आपके आंसर करेक्ट होते जाएंगे। बस मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, आपके आंसर करेक्ट, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा संस्कृत थी। शैली कौन सी थी? चंपू शैली। कौन सी शैली? चंपू शैली। और भाषा थी संस्कृत, ये भी याद रखिएगा। और इसकी रचना हरिशेन ने करी थी। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें महत्व क्या था जी? इसमें था क्या जी? इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय, तो बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय, लगातार जीत और उनकी नीतियों का वर्णन है। ये गुप्त काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र है। गुप्त काल का। ठीक है,
अब आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार का अभिलेख इसको ये भी कहते हैं। ये शक शासक रुद्रदमन द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? शक शासक रुद्रदमन के द्वारा लिखवाया गया था। ये शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख है। आपसे प्रश्न आए कि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है, तो आप टिक मार दीजिएगा कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही एक जूनागढ़ वाला है। बड़ा अभिलेख है जी, बड़ा, पहला बड़ा जी, पहला बड़ा, पहला बड़ा। ठीक है। अब महत्व क्या था इसमें, हम बात कर रहे थे महत्व क्या है इसका, कि जूनागढ़ अभिलेख का महत्व क्या है। तो इसमें सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार की जानकारी मिलती है, जिसे मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण कराया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदमन ने कराया। इसकी पुष्टि कहाँ होती है? जूनागढ़ अभिलेख में होती है। ठीक है, ठीक है। शुद्ध संस्कृत में भाषा में लिखा गया था, पहला बड़ा अभिलेख था। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस। एक कलिंग, देखो मैंने भी बताया था ना, कलिंग कहाँ पर है? ओडिशा। आज का ओडिशा पहले का कलिंग था। ठीक है। कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख, आपका प्रश्न आया आपसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो आप लिखिएगा राजा खारवेल से संबंधित है। अच्छा, वो राजा कहाँ के थे? वो राजा कलिंग के थे। कलिंग वर्तमान में कौन सा स्टेट है? ओडिशा है जी वो। ठीक है। अब महत्व क्या था? यह उदयगिरि की पहाड़ियों में स्थित है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कहाँ पर स्थित है? उदयगिरि, उदयगिरि की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। इसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपके प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है जी। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख और क्या जानकारी देता है? और ये राजा खारवेल के जीवन के घटनाओं का क्रमवार विवरण भी देता है। जो राजा खारवेल थे उनके जीवन का क्रमवार, मतलब एक कहते तो एकदम बारी बारी उनके जीवन के एक एक पहलू की जानकारी देता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। इसकी रचना चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। महत्व क्या है? इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। दोबारा देखिए, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति ने की। इसकी रचना, ऐहोल अभिलेख की रचना क्या है? इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई? पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। आगे चलते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति, ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज का अभिलेख है। देखिए एक तो देखो दो प्रश्न बनने हैं आपका कि प्रतिहार मिहिर भोज जो थे वो किस, जो शासक थे वो कौन से वंश के थे, तो आप लिख दीजिएगा प्रतिहार वंश के थे। ठीक है, तो प्रश्न ये हो गया कि मिहिर भोज किसके थे? प्रतिहार वंश के। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से बनना है। आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन ये पूरा डीप है। इसमें से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक पीडीएफ में से, एक इस वीडियो में से पता नहीं कितने सैकड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा बस। और प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आएगा, पक्का आएगा कि मिहिर भोज किस वंश का शासक है, तो आप लिख दीजिएगा प्रतिहार वंश का शासक है। टिक मार दीजिएगा, आपका आंसर एमसीक्यू सही हो जाएगा। और उसका आपसे पूछे ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किस राजा से, किस शासक से, तो टिक मारिएगा मिहिर भोज। या पूछेगा किस वंश के शासक से, लिख दीजिएगा प्रतिहार वंश के शासक से संबंधित ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि महत्व क्या था। इसमें गुर्जर प्रतिहार राजाओं की वंशावली है और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों,
विशेषकर अरब आक्रमणकारियों को रोकने की जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भीतरी स्तंभ लेख, यह गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। जो भीतरी स्तंभ लेख है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। महत्व क्या है, इसमें हुणों के आक्रमण और स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें पराजित किए जाने का महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए एरन अभिलेख इंपॉर्टेंट है। यह गुप्त काल भानुगुप्त के समय का है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, लिख दीजिएगा भानुगुप्त, भानुगुप्त से है। ठीक है, और ये गुप्त भानुगुप्त पीछे गुप्त आ रहा है तो गुप्त काल का तो है ही, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, और क्या है महत्व, क्या है महत्व देखिए। भारतीय इतिहास में पहला अभिलेख साक्ष्य जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, आपका प्रश्न पेपर में आएगा ही आएगा, आप याद कर लीजिए। सती प्रथा एरन अभिलेख। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न आएगा ही आएगा ये आपका, टिक मार के आना है। सती प्रथा, सती प्रथा, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख के कुछ रोचक तथ्य हैं हमारे। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी या एपिग्राफी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लीजिए इसे, डबल स्टार है कि अभिलेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी या एपिग्राफी कहा जाता है। ये पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है, कई बार। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, इन्हें 1837 में पहली बार अशोक के ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न आएगा कि किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी और कब करी थी, तो आप लिख दीजिएगा 1837 में की थी और जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जेम्स प्रिंसेप ने की थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं मुद्राएं। देखिए अभिलेख हो गया, पुरातात्विक स्त्रोत्र के बारे में जानकारी, यानी पुरातात्विक के बारे में जानकारी देने के लिए पहले अभिलेख थे। अब आती हैं हमारी मुद्राएं। ठीक है, प्राचीन भारत की मुद्राएं भारत के समृद्ध इतिहास, व्यापार और कला की कहानी को बयां करती हैं। भारत में सिक्कों का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। यह प्राचीन भारतीय मुद्राओं के क्रमिक विकास का विवरण दिया गया है। ठीक है, पहले आते हैं आहत सिक्के, हमारे आहत सिक्के। आइए देखते हैं, पहले आते हैं हमारे आहत सिक्के, पंचमार्ग कॉइन्स, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि चांदी या तांबे के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर निशान बनाए जाते थे। यानी पंचमार्ग जो बनाए जाते थे वो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, ठप्पा मारते थे सिक्कों पर, जब उन्हें पंचमार्ग कॉइन्स कहते थे। ये इनकी धातु क्या थी, ये मुख्य रूप से चांदी और तांबे से बनते थे। ठीक है, और आकृतियाँ क्या थी, मछली, पेड़, हाथी, सूर्य, अर्धचंद्र जैसे प्रतीक इन सिक्कों पर उकेरे जाते थे। ठीक है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इनका जो प्रसार था, कहाँ कहाँ पड़ता है, ये सिक्के मुख्य रूप से महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य के दौरान में चलते थे। ठीक है, इंडो ग्रीक सिक्के, ये भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए। इन्होंने सिक्कों के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया। इन सिक्कों पर राजाओं की आकृतियाँ और उनके नाम अंकित होते थे। ठीक है, पहले क्या होते थे, पहले देखिए आप, पहले हमने पढ़ा है क्या होते थे अंकित, मछली, पेड़, हाथी, सूर्य, अर्धचंद्र जैसे प्रतीक। और अब जब इंडो ग्रीक सिक्के आए तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने राजाओं की आकृति और उनके नाम अंकित कर दिए। सिक्कों के एक तरफ ग्रीक भाषा और दूसरी तरफ खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न आएगा कि इंडो ग्रीक सिक्कों पर एक तरफ कौन सी भाषा थी, दूसरी तरफ कौन सी भाषा थी, या किन भाषाओं का प्रयोग इंडो ग्रीक सिक्कों पर किया जाता था। तो आप लिखिएगा एक तरफ ग्रीक भाषा, दूसरी तरफ खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तीसरा आता हमारे कुषाण काल के सिक्के। ठीक है, कुषाण शासकों विशेषकर कनिष्क ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। आपसे प्रश्न है कि सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो लिखिएगा कनिष्क ने जारी किए। कनिष्क, कनिष्क किस क्या नाम है वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण, ये बात ध्यान रखिएगा,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। विशेषता क्या है? इन सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक और ईरानी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत उन्नत था। देखिए क्या कह रहे हैं। कुषाण आया। कुषाण काल के सिक्कों में क्या था कि इन्होंने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। और इनकी विशेषता क्या थी? इन सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक और ईरानी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, यानी भारतीयों के भी मिलते हैं, ग्रीक लोगों के भी मिलते हैं और ईरान के देवी देवताओं भगवान के चित्र अंकित मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि उसमें भारत उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत उन्नत था। देखिए, व्यापारिक गतिविधियाँ कोई सा भी समय रहा हो, चाहे प्राचीन भारत रही हो, चाहे मध्यकालीन भारत रही हो, चाहे आधुनिक भारत रही हो, कोई से भी समय रहा हो, उस समय व्यापार तो रहा ही रहा था। कहीं कम था, कहीं ज़्यादा था, कहीं उन्नत था, कहीं उन्नत नहीं था। बस बात यही है और कोई बात नहीं है। अब आते हैं गुप्त काल पर, यानी स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय सिक्कों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को, पहली बात तो क्या है, गुप्त काल को भारतीय सिक्कों का स्वर्ण युग कहा जाता। सो स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? भारतीय सिक्कों का, ध्यान रखिएगा, सिक्कों का, गुप्त काल को, गुप्त काल को, ठीक है। और फिर क्या है कि इन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। अब आते हैं कलात्मकता। गुप्त सिक्कों पर राजाओं को वीणा बजाते हुए, शिकार करते हुए और अश्वमेध यज्ञ कराते हुए देखा गया है। जो गुप्त काल के सिक्के थे, उन पर उकेरा क्या जाता था? उन पर राजाओं को वीणा बजाते हुए उकेरा जाता था, शिकार करते हुए उकेरा जाता था, और जो अश्वमेध यज्ञ होता था ना, उसको करते हुए दिखाया जाता था। और लिपि क्या थी? इन पर शुद्ध संस्कृत लेख लिखे होते थे। शुद्ध संस्कृत में जो भाषा थी लेख की, वो संस्कृत थी, ये भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत। दक्षिण भारत की मुद्राएं। दक्षिण भारत के राजवंशों चोल, चेर, पांडे और पल्लव के सिक्कों की अपनी अलग ही पहचान थी। सिक्कों पर अक्सर उनके कुल चिन्ह अंकित होते, जो उनके कुल के चिन्ह होते थे ना, उनके परिवार के चिन्ह, वो अंकित होते थे। जैसे चोलों के सिक्कों पर बाघ, पांड्यों पर मछली और चेरों पर धनुष अंकित होता था। चोलों के सिक्कों पर बाघ, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चोलों के सिक्कों पर बाघ, पांडे के सिक्कों पर मछली और चेरों के सिक्कों पर धनुष अंकित होता था, ठीक है। अब आते हैं स्मारक और भवन। देखिए हमने अभिलेख पढ़ लिए, हमने मुद्राएं पढ़ ली, जो पुरातात्विक स्त्रोत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अब आते हैं स्मारक और भवन, कि उस समय प्राचीन जो भारत था उसमें स्मारक कैसे बनते थे, भवन कैसे थे, कैसी वास्तुकला थी, कैसी मंदिर बनाए जाते थे, कैसे सार्वजनिक स्थान की कलाकृतियाँ होती थी, ठीक है। अब प्राचीन भारत की वास्तुकला न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के और धार्मिक महत्व के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ के स्मारक को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगरीय संरचना है, ठीक है। जो कि भारतीय वास्तुकला की शुरुआत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही होती है। जो भारतीय वास्तुकला है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। और नगर नियोजन कैसा था कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या मिला है? और मिला है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, स्नान करने के लिए स्नानागार, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का यह स्मारक धार्मिक स्नान के लिए, देखिए धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था और जल निकासी की उन्नत प्रणाली का प्रमाण है। समझ रहे हैं आप कि इसका उपयोग कब किया जाता था? धार्मिक स्नान के लिए, और जल निकासी की उन्नत प्रणाली का प्रमाण है, यानी जल निकासी का सिस्टम, जो उनका सिस्टम था वो अच्छा रहा होगा जब इन्होंने कहा उन्नत प्रणाली, ठीक है। मौर्यकालीन और बौद्ध स्मारक।
सम्राट अशोक के समय पत्थर की वास्तुकला का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। ठीक है। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में स्थित यह स्तूप बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके द्वार यानी तोरण, देखो तोरण को ना द्वार कहते हैं, पर की गई नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। जो अशोक का स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न आ सकता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र में स्थित ये गुफाएं पहाड़ काट कर बनाई गई हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है, जो आज भी इंजीनियरों के लिए एक पहेली है। एलोरा का कैलाश मंदिर, आपसे प्रश्न है कि कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लिख दीजिएगा एलोरा में स्थित है। अच्छा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भव्य मंदिर वास्तुकला, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 3 शैलियाँ विकसित हुई: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। नागर शैली में क्या था? उत्तर भारत ऊंचे शिखर और वर्गाकार गर्भगृह थे, जो ऊंचे शिखर थे। ठीक है। मंदिर पे ऊंचे शिखर थे और वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप गर्भगृह था। गर्भगृह कहते हैं जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिर को दक्षिण भारत के मंदिरों में पिरामिड नुमा गोपुरम और विशाल प्रांगण, पिरामिड होता है ना, पिरामिड नुमा गोपुरम होते थे और विशाल प्रांगण होता था। और वैसर शैली मध्य भारत नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। जो वैसर है वो मिश्रण है नागर और द्रविड़ शैलियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध और जैन वास्तुकला, बौद्ध धर्म ने भारतीय वास्तुकला को स्तूप, चैत्य जैसी अद्वितीय संरचनाएं दी। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। इसके भव्य प्रवेश द्वार पर बुद्ध के जीवन की कथाएं अंकित हैं। आगे चलते हैं। एलोरा, अजंता और एलोरा गुफाएं, ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। अजंता अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि एलोरा कैलाश मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, जिसे एक भी विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, प्राचीन काल का शिक्षा केंद्र अपनी विशाल इमारतों, पुस्तकालय और मठों के लिए जाना जाता था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का प्राचीन भारत का इतना शक्तिशाली शिक्षा का केंद्र था कि आप वहाँ से देखेंगे कि बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले, जिनकी जो किताबें, जिनकी कथन, जिनके वाक्य आज भी उपयोगी हैं और आज भी उपयोग में लिए जा रहे हैं। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले कर रहे थे उस समय, जो भारतीय शिक्षा पर था। और उस समय भारतीय शिक्षा बहुत ही मजबूत प्रणाली थी और ज़्यादातर लोग शिक्षित ही थे और अच्छे लोगों का जीवन अच्छा था। देखिए, जहाँ शिक्षा है ना, जहाँ शिक्षा है वहीं सब कुछ है, शिक्षा है वहीं सब कुछ है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। हिंदू मंदिर वास्तुकला, प्राचीन भारत मंदिर निर्माण की 3 मुख्य शैलियाँ विकसित हुई: नागर जो कि उत्तर भारत में, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत में, वैसर जो कि मिश्रित शैली थी। ये हमने आप पहले पढ़ लिया है। खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ का कंदरिया महादेव सबसे प्रमुख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि कंदरिया महादेव कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपनी बारीक। तो दोस्तों, यहाँ खजुराहो के मंदिर के बारे में पढ़ लिया। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था, ये एक मंदिर विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें पत्थर की 24 पहिए और 7 घोड़े उकेरे गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी विशालता, इसका जो महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें 24 पहिए थे और 7 घोड़े उकेरे गए थे। ठीक है। अब आता है महाबलीपुरम का स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित यह तटीय मंदिर और रथ मंदिर अखंड पत्थर को काटकर बनाया गया है। जो महाबलीपुरम का स्मारक, एक तो पहली बात तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किसने बनवाया? पल्लव राजवंश ने बनवाया। किसके लिए वो है? तटीय मंदिर और रथ मंदिर है, अखंड पत्थर को काटकर बनाया गया, यानी एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है। ठीक है। और एक आता हमारा तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर,
चोल कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण अपने विशाल विमान के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है मूर्ति कला, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो आसपास से शोर आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर आप सभी से। तो आप हमारे चैनल को, गौर अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको यहाँ पर कंपटीशन से जुड़ी सारी जानकारी और सारी वीडियोज़ क्रमवार तरीके से ज़रूर मिलेंगी। धन्यवाद।